हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा और जैसे कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि एग्ज़ाम आने तक हमें ज़्यादा बर्डन फील ना हो। क्योंकि होता है ना कि अगर हम फॉर्म का इंतज़ार करते हैं फिर उसके बाद 2 मंथ मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन में थ्योरी भी कंप्लीट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना, देन प्रैक्टिस भी करना, और तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। इसलिए हमें थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा बर्डन ना फील कर पाएँ और लगातार हमारी प्रिपरेशन भी होती रहे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगातार कोशिश की है कि आपके लिए थ्योरी से लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी कराएं। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं 2011 से लेकर 2012 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तो हम सीडीपी का कर रहे हैं क्योंकि सीडीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी सीडीपी पेडागोजी, मतलब सीडीपी क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और यहाँ पे जो पेडागोजी का रोल है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि सीडीपी की क्लासेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि यही हमारे लिए नंबर गेनिंग का ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा मार्क्स अर्जित होंगे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम अदर चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। अगर पेडागोजी है तो आपकी पेडागोजी हर जगह आपको वर्क करेगी, वो चाहे आप हिंदी कर रहे हैं चाहे ईवीएस कर रहे हैं, हर जगह आपकी हेल्प करेगी। तो पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम करेंगे 2011 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको सब प्रोवाइड हो। क्योंकि देखिए, हम वीडियोस भी बनाते, हम पढ़ाते भी सिर्फ आपके लिए हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो टीचर का क्या ही अस्तित्व है, बच्चे के बिन टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। आपने कहीं स्कूल देखा है कि टीचर अकेले पढ़ा रहा हो, बच्चे ना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। इसलिए, और अगर आपको चाहिए कि जो भी क्लासेस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसके जो पीडीएफ वगैरह हैं, वो आपको इस टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभा टीचिंग फॉर सीटेट। तो कभी कभी क्या होता है, हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो साइट्स कभी कभी मतलब सही नहीं होती है, और कभी कभी होता है कि ओपन नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी करके आप जहाँ पे टेलीग्राम है वहाँ पे सर्च पे अगर आप पेस्ट कर देंगे तो आपको मेरा चैनल जो है अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट, वो आपको दिख जाएगा। वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बेनिफिट्स आपको बहुत सारे होंगे क्योंकि हम क्विज भी करते हैं, साथ में डिस्कशन भी कर लेंगे, सॉरी। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्लस पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो काफी सारी सुविधाएं हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? एक डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है, एक विकार है जो किससे संबंधित होता है। और पहला है गणितीय विकार, दूसरा है पठन विकार, तीसरा है व्यवहार संबंधी विकार, और चौथा है मानसिक विकार। तो जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, ये जो तीन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी तिगड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो डिस्ग्राफिया पूछे या डिसलेक्सिया पूछे या डिस्कैल्कुलिया पूछे। ये जो तीन है इनको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो ये पठन विकार से संबंधित है, यानी ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा क्या है, अक्षरों को पहचान नहीं पाता है। जैसे आपने तारे जमी मूवी देखी होगी ना, कि उसके सामने जो वर्ड्स लिख के आ रहे थे उनको मतलब क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था, उनको समझ नहीं पा के उल्टे सीधे अजीब तरह के आ रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या हो जाती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। अगर हम वहीं बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने में प्रॉब्लम। अगर हम बात करें डिस्कैल्कुलिया की, यानी गणितीय विकार जब होता है बच्चे को, तो वो होता है डिस्कैल्कुलिया, यानी कैलकुलेशन में दिक्कत। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए। यानी बच्चा जब सीख रहा है, बच्चे में जब लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, उसमें पेरेंट्स की क्या रोल है, पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, वो आप सभी को बताना है। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक, या उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, या वो न्यूट्रल रहेंगे, या उन पे सहानुभूति दिखाएंगे, या सबसे आगे रहेंगे अगर हम बात करें। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो अग्रोन्मुखी भूमिका होती है पेरेंट्स की, क्योंकि जब भी बच्चा सीखने की प्रोसेस करता है उसमें बच्चे को एक प्रोत्साहन देने के लिए अगर माता पिता उनको प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बेहतर कर रहे हो, आगे इसी तरह बढ़ते जाओ, तो ये जो मोटिवेशन एक तरीके का होता है, ये जो एक प्रोत्साहन होता है, ये बच्चे को और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जैसे मान लो आप ही देखो कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पेरेंट्स से आपको मिले मोटिवेशन की, एक तरीके से आपको प्रोत्साहन मिले कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ, तो आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, और आप फिर आगे बढ़ने के लिए और उत्सुक होते हो। ये जो चीज़ होती है ये सारे बच्चों में सेम होती है, चाहे नंबर कम आए, चाहे इंसान फेल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपॉइंट नहीं होता कि भाई हाँ मैं इस चीज़ से, होता है ना कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं तो बहुत अपने आप में बुरा लगता है, लेकिन जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, नहीं कोई ना अगली बार हो जाएगा, ये जो एक फेथ होता है पेरेंट्स का बच्चों के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट ही करता है। राइट आंसर क्या था? पहला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज रिलेटेड टू, यानी ये जो विचार है वो किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। तो आप जानते हैं जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो गर्भ से कब्र तक होता है, यानी जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एडमिशन करवा लिया स्कूल में तभी तक हम कुछ सीख पाएंगे कि भाई अब हमारा सारा कोर्स वगैरह हो गया, हम जॉब पा गए, अब हमारा सीखना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। आप हर समय कुछ ना कुछ लाइफ से सीखते रहते हो, अपनी जितनी जर्नी है उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप प्रौढ़ हो गए हो, चाहे बूढ़े हो गए हो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ये है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला सही है। जीन पियाजे जी ने कहा है कि जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, लेकिन सॉरी, जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने विकास को लगातार चलने वाली प्रोसेस नहीं कहा है। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं मिस कर गई यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे जो जीन पियाजे महोदय जी हैं, तो वो कहते हैं विकास डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी विकास लगातार नहीं होता। ये स्पेशली किसने कहा है? जीन पियाजे महोदय जी ने कहा है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। तो जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने बढ़ावा दिया? ठीक है, यानी हु प्रोमोटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? पावलोव महोदय जी ने, जीन पियाजे जी ने, वाइगोस्की, या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत? सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है जी। अगर हम वाइगोस्की की बात करेंगे तो इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने सीधा सीधा यही बोला है कि जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में समाज यानी सोसाइटी का बहुत रोल होता है, बच्चा इंटरेक्ट करके और बेहतर तरीके से सीखता है। जीन पियाजे जी की बात करें तो इन्होंने बच्चे की 4 स्टेजेस की बात की है, जहाँ पे बच्चा अलग अलग स्टेज में जो बच्चे का विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। बच्चा पहले सेंसरी यानी अपने सेंसेस का यूज करके सीखता है, फिर धीरे धीरे उसमें लॉजिक डेवलप होता है। ये जो चीजें होती हैं ये जीन पियाजे जी की थ्योरी में आपको मिलेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कौन सी स्टेज है जिसमें जो बच्चा होता है वो अपने जो पीयर ग्रुप होते हैं उसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करता है? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। ये 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई। इनमें से आपको एक स्टेजेस ऐसी बतानी है जब बच्चा क्या है, एक्टिव मेंबर हो जाता है अपने पीयर ग्रुप का। तो यहाँ अगर हम बात करें तो राइट आंसर है किशोरावस्था यानी अडोलसेंस। अडोलसेंस वो स्टेज होती है जब बच्चा ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, और इस अवस्था में अगर हम बात करें तो बच्चा खुश रहता है अपने ग्रुप में। अगर यहाँ पे हरलॉक महोदय जी की बात की जाए तो हरलॉक महोदय जी ने कहा कि जो ये अवस्था होती है ये तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चे के फिजिकली और मेंटली रूप से भी। अगर हम कहें तो बहुत सारे चेंजेस से बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा उन चीज़ों को डील करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है, जिसकी वजह से उनको क्योंकि देखो जिम्मेदारी भी थोड़ा बहुत आ जाती है, फिर आगे फ्यूचर के लिए भी बच्चा सोचने लगता है, फिर ग्रुप में बच्चा इन्वॉल्व रहता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चे में आ जाती हैं। तो एक साथ डील करने में कि जैसे होता है ना, पहले इतना चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बहुत सारे बर्डन आ जाते हैं जिससे बच्चा संघर्ष करने लगता है, उसे टेंशन होने लगती है। तो ये जो चीजें होती हैं ये तनाव और तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या है? 6 में कहा गया कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों की जो बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो उनकी पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर कोहलबर्ग द्वारा। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका है जीन पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे जी ने इसकी 4 स्टेजेस बताई हैं जो आपके बौद्धिक विकास की हैं। तो 4 अवस्थाओं की पहचान की है। उनमें से अगर हम बात करें, पहली जो अवस्था होती है वो संवेदी गामक अवस्था होती है यानी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे होती है 0 से लेकर 2 वर्ष या जन्म से लेकर 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी 2 से लेकर 7 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है 11 से ऊपर की अवस्था होती है। तो ये जो 4 स्टेजेस होती हैं यानी सेंसरी संवेदी मतलब सेंसरी अवस्था, पूर्व होता है प्री ऑपरेशनल, मूर्त होता है कॉन्क्रीट और औपचारिक होता है फॉर्मल। सो ये जो अवस्थाएं हैं इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। वैसे भी हमने जीन पियाजे जी से संबंधित 2011 से लेकर 2016 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और जीन पियाजे की थ्योरी भी हमने डिस्कस की है, तो जीन पियाजे से आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। यानी अगर आप आकलन को यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, तीसरा है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, और चौथा है अलग अलग विद्यार्थी में तुलना करना, यानी आप जो स्टूडेंट हैं उनमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें असेसमेंट का यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का क्या करना?
प्रयोग करना। सो ये जो होता है ये होता है आपका क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की क्या करना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना और विविध तरीकों का यानी मल्टीपल जो होंगे मेथड होंगे उनका अगर आप यूज करेंगे तो और जो चीजें होंगी और बेहतर तरीके से हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक सेकेंड। एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा करूंगी तो शायद बहुत छोटा हो जाए। अगर आपको ना दिखे तो प्लीज जूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ तो आपको कट हो जा रहा है। यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जो नई स्थिति है यानी नई सिचुएशन है उसके प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीखने का सादृश्यता नियम। कौन सा होगा? सीखने का सादृश्यता नियम। यानी पहले जो सिचुएशन और जो समस्या से बच्चे ने डील किया है उसी का क्या करते हैं कि बच्चा दोबारा क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट करता है। यानी जैसे मान लो कोई सिचुएशन पहले उसके साथ घटित हुई है ना, उसको जैसे उसने डील किया, जब नेक्स्ट टाइम वैसी ही सिचुएशन उसके साथ हो रही है तो वो वैसे ही डील करेगा जैसे उसने पहली सिचुएशन में किया है। वो क्या होता है? सीखने का सादृश्यता नियम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको भी थोड़ा सा वो ना हो, आपका ज़्यादा समय भी ना जाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाएं होती हैं अगर आप इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाएंगे, यानी भाई 1 से कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो खेल के माध्यम से यानी प्ले मेथड से अगर आप उनको सिखाएंगे तो और बेहतर तरीके से बच्चे सीख पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बच्चे उस समय याद नहीं कर पाते, रट इतना आप रटाएंगे उनको, व्याख्या के माध्यम से अगर सिखाएंगे तो भी वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बच्चा खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, इसलिए अगर आप खेल के माध्यम से उन्हें सिखाएंगे तो बच्चा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। राइट, तो आपका सेकेंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब सिस्टम फेल हुआ है, व्यवस्था फेल हुई है। यहाँ बच्चे की गलती नहीं, 1 से 5 तक का बच्चा कितना ही समझ पाएगा। तो इस वजह से बोला जाता है कि बच्चा जब फेल होता है इसका मतलब है सिस्टम फेल हुआ है, शिक्षण विधि फेल हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर चौथा है परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी बाल केंद्रित केंद्रित होगा, ठीक है, यहाँ पे केंद्रित लिख लीजिएगा, केंद्रित यानी
जो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो सिस्टम है उसको अपनाकर क्या है कि शिक्षण को अधिगम पर बल देने में परिवर्तन, यानी थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। रटने को तो हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, परिणाम परीक्षा परिणाम पर केंद्रित तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉरी 12वां क्वेश्चन दूसरा कह रही मैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षक की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या फिर विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर, यानी विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक, यानी अगर हम प्रैक्टिकल रूप से बात करें तो प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अगर हम अध्ययन कराया जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरों का चरणों का कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें करना, तो बच्चा और बेहतर कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ साक्षात रूप में करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा बसी रहती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जिसकी हम बात करते हैं, वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी डाइवर्सिटी का उत्सव मनाती है, सेलिब्रेट करती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ पे विशिष्ट और समान बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, यानी सारे बच्चे एक साथ मिलकर जब शिक्षा ग्रहण करते हैं वही क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका, एक सेकेंड, हाँ जी, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार के क्वेश्चन को रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, सत्य या असत्य यानी ट्रू और फॉल्स, या फिर निबंधात्मक यानी ऐसे क्वेश्चन जैसे हम निबंध लिखते हैं वैसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो सत्य या असत्य क्वेश्चन। क्या होगा? सत्य या असत्य क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो केवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो वैसे भी क्या होते हैं? गलत ही होते हैं। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, बार बार परीक्षा लेना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये नहीं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो ये रहे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं लगातार आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी मेरी जब भी वीडियो आप तक पहुंचेगी तो इसी माध्यम से पहुंचेगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।